Mando. Dr. Mando, a very warm welcome to you. And I hope that all our listeners will have a very interesting time listening to what you have to say. Thank you very much. Got it वर हे करू ना. Yeah. Yes, Yeah. Dr. Mando. Am I audible? Am I Yes, audible? yes. Please go Good ahead. evening, everyone. Good Good evening. Sorry for the slight delay. There was some technical glitch, which I have now sorted out. So basically, I will be speaking on the GI disorders in geriatric population. So yeah, can we start? Can we start? Yes. Yeah. Yes, please start. Yeah. So basically, we all know that when we speak of an elderly population, is one which is defined as people more than 65 years of age. Now that is just a number. So it is just a number. A person who is 80-year-old may be fitter than one who is a 50-year-old nowadays. We know that, and I'm sure a lot of you would be super fit. But as for definition goes, we are talking of people who are more than 65 years of age. Is English okay? Is English as a should we continue with that, or it can be? I'll be comfortable speaking in either language. Hindi, Marathi would be better. Hindi. Okay, I'll मैं mix up करते रहता हूँ. I'll try and mix up. हाँ जी. Correct. Okay. Basically, when we speak of aging, we have to speak of 2-3 things. One is the digestion, the absorption, and हर age के साथ बीमारियां अलग होते रहती है. एज रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस अलग होते रहते हैं. सो बहुत सारे चेंजेस आते हैं हमारे ऑर्गन्स में विथ एज. एंड द इम्पोर्टेंट थिंग इन दैट इज राइट नाउ when we speak of the liver का ब्लड सप्लाई कम होता है एज के साथ लिवर छोटा होते जाता है, उसका स्ट्रक्चर छोटा होता है. और लिवर जो हमारा डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, किडनीज और लिवर ये दो मेन ऑर्गन होते हैं जो सारे टॉक्सिन्स को डिटॉक्सिफाई करते हैं, उसका काम थोड़ा कम होता है. प्लस मेटाबॉलिज्म जो होती है वो लिवर से मेनली कंट्रोल होती है. जैसे कि अगर आपने सुना रहेगा, लोग ऐसे होते हैं कुछ कम्युनिटीज में जो 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन फास्ट करते हैं, बट ग्लूकोज बनते जाता है फिर भी. सो दैट ग्लूकोज इज फॉर्म्ड इन द लिवर. All the blood coagulation, new proteins and everything is formed in the liver. So ये जो metabolic functions होते हैं वो थोड़े कम होते जाते हैं. इसलिए with age many a times we see that sugars जब कम होती है तो हम सहन नहीं कर पाते हैं, because जो नई शुगर बनाने की प्रक्रिया है वो लिवर में होती है और उसका काम थोड़ा कम होता है. प्लस जो फूड पाइप और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं, मोटिलिटी स्लो होती है. स्टमक, इंटेस्टाइन, खाने की नली, उसकी जो मोटिलिटी होती है वो कम होती है. और वाल्व्स होते हैं, लाइक देयर इज ऑलवेज अ वाल्व बिटवीन द स्टमक एंड द फूड पाइप. सो दिस इज अ वाल्व बिटवीन द फूड पाइप एंड द स्टमक. वो जो वाल्व होता है उसका फंक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाता है और वो स्लो वीक हो जाता है. दैट वाल्व बिकम्स लिटिल मोर ओपन. सो बिकॉज ऑफ दैट जो पेट में एसिड बनता है एज रिलेटेड वो ऊपर आना शुरू होता है. इट्स बिकॉज द फंक्शन ऑफ द वाल्व विच प्रोटेक्ट्स द एसिड फ्रॉम द स्टमक टू कम इनटू द फूड पाइप इज बिकम वीक. प्लस बिकॉज वो वाल्व वीक हो जाता है तो स्टमक का थोड़ा हिस्सा इसोफेगस या फूड पाइप में आ जाता है, जिसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं, और उससे भी एसिड सब ऊपर आता है. एट द सेम टाइम स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलॉन की भी मोटिलिटी स्लो होती है. छोटी आंत और बड़ी आंत उसकी भी मोटिलिटी स्लो हो जाती है. और वो मोटिलिटी स्लो होने के कारण कॉन्स्टिपेशन होता है, बैक्टीरिया बढ़ते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. So let us start with the oral cavity. ऊपर से लेके नीचे तक क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं डाइजेशन रिलेटेड, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे. So the first thing is the oral cavity. Oral cavity में
क्या हो जाता है कि जो टंग और गम्स का म्यूकोजा होता है थोड़ा वीक हो जाता है। काफी बार डेंटल प्रोस्थेसिस होते हैं, डेंचर्स होते हैं, ओल्ड एज, तो उसके वजह से भी थोड़ा ट्रॉमा होता है और मुंह में अल्सर हो जाते हैं, मुंह में छाले हो जाते हैं, जिसको हम एफ्थस स्टोमेटाइटिस कहते हैं। काफी बार लोगों को स्प्रे लेना पड़ता है अस्थमा की वजह से, और उस काफी लोगों को स्टीरॉइड शुरू होता है दूसरी कोई बीमारियों के लिए। उसके वजह से फंगल इन्फेक्शन का भी एक डर रहता है गले में। तो इसके लिए कोई भी स्प्रे लेने के बाद बहुत जरूरी है कि पानी से वो बहुत अच्छे गार्गल्स करने चाहिए, और वो पानी से हम गार्गल करेंगे तो ओरल कैंडिडियासिस जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो नहीं होगा। प्लस काफी सारी मेडिसिन के साइड इफेक्ट, काफी एंटी डिप्रेसेंट, एंटी पार्किंसन जो मेडिसिन होती है उससे मुंह एकदम ड्राई हो जाता है, और वो ड्राई होने के कारण काफी दिक्कत होती है। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी एज रिलेटेड, क्योंकि दवाइयां बढ़ जाती है ओल्ड एज में, काफी सारी बीमारी आती है, काफी दवाइयां आती है, तो उन दवाइयों के कारण भी मुंह एकदम ड्राई हो जाता है और मुंह में छाले हो जाते हैं। दूसरा चीज होता है मुंह का टेस्ट कम हो जाना। अगेन थोड़ी विटामिन की कमी के कारण, दवाइयों के कारण मुंह का टेस्ट कम हो जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन में खास करके जिंक की कमी आती है, जिंक डेफिशिएंसी होती है, और उससे भी मुंह का टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाता है। ऐसा लगता है कि नमक पता नहीं चल रहा है या तीखा पता नहीं चल रहा है। तो ये प्रॉब्लम्स होती है। अदर प्रॉब्लम इज जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे पार्किंसंस या एज रिलेटेड डिमेंशिया, उनको खाना निगलने में दिक्कत आती है, बिकॉज दीज फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन, और वही ब्रेन हमारा स्वॉलोइंग मैकेनिज्म को भी कंट्रोल कर रहा है। तो जब एज रिलेटेड चेंजेस आते हैं नर्वस सिस्टम में तो हम इजीली स्वॉलो नहीं कर पाते हैं। तो काफी पेशेंट्स जो नर्सिंग होम में रहते हैं या ओल्ड एज होम, ये हम चीजें देखते हैं कि डिस्फेजिया यानी खाना निगलने में दिक्कत होना, और उसके वजह से निगलते समय थोड़ा खांसी आता है, खाना ऊपर आ जाता है, खाना कभी कभी नाक से बाहर आता है, बिकॉज द swallowing mechanism which is controlled by the brain has become a little weak. तो ये एक कुछ पिक्चर्स मैंने यहाँ पे बताए हैं। दिस इज एन एफ्थस अल्सर, जो एक मुंह में छाला हो गया है। ये फंगल इन्फेक्शन है, जो व्हाइट स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो एरो पॉइंट आउट कर रहा हूं वो दिख रहा है। कोई मुझे हाँ या ना बोलेगा प्लीज। ओके, सो ये जो व्हाइट प्लाक दिख रहा है इज अ फंगल इन्फेक्शन। तो खास करके जो एस्थमेटिक्स होते हैं, स्प्रे के बाद पानी से गरारा कीजिए, वरना ये अगर व्हाइट प्लाक दिखता है मतलब वो थोड़ा फंगल इन्फेक्शन हो गया है। ये एक मुंह में अल्सर है। ये कॉमन प्रॉब्लम्स होती है एल्डरली में, और हमें ध्यान रखना है उसके बारे में। देन कमिंग टू GERD, दिस इज रिफ्लक्स डिजीज, यानी एसिड स्टमक का जो है वो खाने की नली में आना, ऊपर आना। ये एल्डरली में काफी प्रेवलेंट है। 100 में से 23% लोगों में ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम 100 अडल्ट एल्डरली लोगों को हम देखें, उसमें से 1/4 को, 1/4 लोगों में एसिड ऊपर आता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो वाल्व लूज हो जाता है, हर्निया हो जाता है, इंटरनल हर्निया, स्टमक खाने की नली में आ जाता है और सारा एसिड ऊपर आता है। और एसिड ऊपर आने के कारण निगलने में दिक्कत होना, जलन होना, वॉमिट जैसा लगना, वॉमिट हो जाना, खाया हुआ सब मुंह में आ जाना, ये प्रॉब्लम होती है। और उसके लिए हमें एसिड कम करने की दवाई की जरूरत पड़ती है। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। आपको ये बहुत ध्यान से सुनना है और ध्यान देना है। पिल इसोफेजाइटिस, जो एल्डरली में काफी कॉमन होते हैं। काफी दवाइयां ऐसी होती है जो हमें बहुत सारे पानी के साथ लेनी है। कोई भी पेन किलर, एस्पिरिन, या जो हड्डी मजबूत करने की दवाई होती है, मुझे लगता है कुछ लोगों को वो चालू रहेगी, ऑस्टियोपोरोसिस के लिए जो हम देते हैं वंस अ वीक एलेंड्रोनेट, एलेंड्रोनिक एसिड, ये, और आयरन की दवाई, ये 4 दवाई, पेन किलर, एस्पिरिन, आयरन की दवाई और हड्डी मजबूत करने की जो दवाई है, ऑस्टियोपोरोसिस की जो दवाई, ये सारी दवाइयां खाने की नली में कभी कभी अटक जाती है और अल्सर क्रिएट करती है। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि बहुत सारा पानी के साथ ये दवाई ली जाए। अगर हम ये दवाई ले रहे हैं तो कम से कम 1 गिलास पानी के साथ उसको पीना है, और दवाई लेने के बाद 15 मिनट बैठे रहिए।
डोंट लाई डाऊन. झोपायचं नाहीये, ही औषधं घेऊन लगेच पडायचं नाहीये, कारण की ती औषध अटकण्याचं ते तिथे अडकून जाणार. एंड दैट इज व्हाट समथिंग विच वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट, खास करके जिनको डायबिटीज है, बिकॉज मोटिलिटी स्लो हो जाती है. सो ये एक चीज है, ये एक प्रॉब्लम है जो, और बाद में एक बार वो अगर दवाई अटक जाती है तो वहां अल्सर हो जाता है और 2 हफ्ते लग जाते हैं ठीक होने में. सो वी हैव टू बी केयरफुल. ये एक पिक्चर है, वो जो फंगल इन्फेक्शन मैंने आपको बताया था गले में, वही खाने की नली में उतर जाता है और ये ऐसे व्हाइट प्लाक्स आ जाते हैं जो हम एंडोस्कोपी पे देखते हैं और खाना निगलने में दिक्कत होती है. फंगल इन्फेक्शन इज कॉमन इन एल्डरली, इट्स कॉमन जिनको डायबिटीज है, जो स्टीरॉइड्स लेते हैं या जो लोकल अस्थमा का स्प्रे लेते हैं. ये जो मैंने बताया था एक आपको, जस्ट कि दवाई अटक जाती है तो ये ऐसे अल्सर बन जाता है. ये दिख रहा है आपको? कोई मुझे हाय ना बताइए प्लीज. दिख रहा है. यस, सो दिस इज एन अल्सर. ये खाने की नली में अल्सर हो गया है जो हमें एंडोस्कोपी पे दिखाई देता है. अंदर बड़ा छाला हो गया है बिकॉज वहां पे दवाई उनकी अटक गई थी. जब वो दवाई अटक जाती है, ऐसे अल्सर हो जाता है, तो बहुत पेन होता है स्वॉलोइंग में, निगलने में बहुत दिक्कत होती है. और इसलिए बहुत जरूरी है दवाइयां लेते समय ऐसे नहीं कि थोड़े पानी के साथ लेटे हुए दवाई ले ली, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है. और ये एसिडिटी के कारण जो छाले हो जाते हैं, एंड दिस इज वन सैड कॉम्प्लिकेशन. अगर बहुत एसिड रहा, बहुत अल्सर रहा, तो कभी कभी वो खाने की नली में उसके वजह से कैंसर हो सकता है. इसके बारे में टेंशन नहीं लेना है, इसको प्रिवेंट करना है. बहुत अगर एसिडिटी हो रही है तो एसिड कम करने की दवाई लेनी है, या फिर थोड़े लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने हैं. यानी छोटा खाना खाना है, एक समय बहुत हैवी खाना नहीं खाना है. ईट स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, थोड़ा थोड़ा खाइए और हैव इट एट रेगुलर इंटरवल्स. खाने के बाद लेटना नहीं है, रात का खाना थोड़ा लाइट खाना है, दिन में ज्यादा खाना है, ताकि एसिड ऊपर नहीं आए, खाना ऊपर नहीं आए. और वो जब ऊपर आता है तो ऐसे छाले बन जाते हैं. देन कमिंग टू द स्टमक, ये खाने की नली के बाद हम पेट की तरफ आते हैं, स्टमक. सो वी नो दैट देयर इज द फूड पाइप, फूड पाइप के बाद स्टमक, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. हम एक एक करके उसको हैंडल करेंगे. स्टमक में खास करके अल्सर्स बन जाते हैं एसिडिटी की, क्योंकि काफी दवाइयां होती है, एस्पिरिन, पेन किलर, उसके कारण अल्सर होता है. इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के कारण अल्सर होता है. उसके वजह से पेट में जलन, दर्द वो होता है. तो इसके लिए जरूरी ये है कि खाना में बहुत तीखा नहीं होना चाहिए, टाइम टू टाइम खाना है, खाली पेट नहीं रहना है. जब हम बहुत लंबा गैप रखते हैं खाने के बीच में तो एसिड कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, और वो एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, खास करके जब हम एस्पिरिन भी लेते हैं, पेन किलर भी लेते हैं, हड्डी का दर्द है, ये दर्द है, दांत का दर्द है, पेन किलर लिया, तो उससे वो एसिड और बढ़ता है और फिर वो अल्सर होने के चांसेस रहते हैं. तो ईट एट रेगुलर इंटरवल्स, हैव स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स. थोड़ा खाओ लेकिन टाइम टू टाइम खाओ, रेगुलर इंटरवल्स पे खाओ. और पेन किलर लेते समय हमें थोड़ा ध्यान रखना है. तो ये एक अल्सर का एक पिक्चर है, ये ऐसा दिखता है अल्सर, जैसे मुंह में छाले होते हैं वैसे ये स्टमक के अंदर का पिक्चर है. Coming to the small intestine, I am just talking about the major problems, major common problems in day-to-day life. Of course, there are hundreds of diseases of the stomach and all. We are discussing the important ones, which are important from day-to-day life and how they can be prevented and what we can do. This is not a class to teach gastroenterology, but this is a class to have an awareness about common problems in day-to-day life in an elderly population. Thank you. So small intestinal bacterial overgrowth is one very important problem. क्या होता है कि एज के बाद आंतों की हालचाल, इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी होती है वो स्लो हो जाती है. वो स्लो होने के कारण सारे जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं, हमारे इंटेस्टाइन में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं. एज के साथ वो मूवमेंट स्लो हो जाती है इंटेस्टाइन की, और जब इंटेस्टाइन की मूवमेंट स्लो हो जाती है तो ये बैक्टीरिया बहुत मल्टीप्लाई करते हैं, और बैक्टीरिया जब मल्टीप्लाई करता है तो साथ में बहुत गैस बनता है.
उसी से पेट फूल जाना, ब्लोटिंग की फीलिंग आना। आई एम श्योर काफी लोगों को ऐसा लगता रहेगा कि खाने के बाद ऐसा लगता है कि पेट मेरा भरा हुआ ही है, 4 घंटे तक खाली नहीं हो रहा है, बहुत गैस हो रही है, नीचे से गैस हो रही है, बीच बीच में लूज मोशंस हो रहे हैं। दिस इज बिकॉज अंदर बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स उसके कारण होते हैं, विटामिन की कमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, खास करके जो वेजिटेरियन पॉपुलेशन है, अगर उतना दूध नहीं ले पा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो विटामिन की कमी होती है। विटामिन की कमी के कारण और इंटेस्टिनल मोटिलिटी स्लो होती है और इसलिए बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। डायबिटीज के वजह से, डायबिटीज वी नो अफेक्ट द नर्व्स, और नर्व्स अफेक्ट होने के कारण भी मूवमेंट स्लो हो जाती है। सो डायबिटिक, दोज हु आर विटामिन डेफिशिएंट, नॉट ईटिंग वेल, उसमें ये ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और फिर जब बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तो ब्लोटिंग होता है, डाइजेशन और वीक हो जाता है। कमिंग टू द लार्ज इंटेस्टाइन, constipation. I'm sure almost 50% of elderly patients at some point of time suffer from constipation. All the more, it is more common in those who are not very active, who are not very ambulatory. अगर हम पूरा टाइम सेडेंटरी है, क्योंकि मे बी बीमारियों के कारण, मे बी अभी कोविड टाइम में हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पूरा दिन घर में है, मूवमेंट नहीं है, पानी ज्यादा नहीं पी रहे हैं, तो उससे आंतों की हालचाल धीमी पड़ जाती है। प्लस जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, जैसा मैंने बताया, किसी को पार्किंसंस है या पहले स्ट्रोक हुआ है। हेलो प्लीज, तुमसे माइक बंद करो, तुमसे माइक बंद करो। सॉरी सॉरी, आपको नहीं, मैं जो जिनका माइक चलो उनको बोल रहा हूँ मैं। यू कंटिन्यू डॉक्टर, यू कंटिन्यू। मेक हिम। Sorry, is there any doubt? Sorry. No. Okay. Others were talking loudly. Okay. I'm sorry. I just thought that there was some question. Yeah, sorry. So basically ये सारी issues जब होती है तो उससे intestinal movement slow हो जाती है, तो constipation होता है। किसी को बहुत severe constipation होता है और stool impact हो जाते हैं। काफी एल्डरली जिनको न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती है, जिनको पार्किंसंस है या बाकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसमें आंतों की हालचाल इतनी स्लो हो जाती है कि स्टूल्स एकदम हार्ड बन जाते हैं और वो इम्पैक्ट हो जाते हैं, वो अटक जाते हैं, एंड देन वी मे हैव टू रिमूव दो स्टूल्स मैन्युअली। I think अगर कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे आप लिख के रखिए, मे बी आफ्टर द टॉक इज ओवर वी कैन डिस्कस देम। आप लिख के रखिए, मैं एक बार ये फिनिश कर लेता हूँ अगले 10 मिनट में, एंड देन वी कैन डिस्कस, बिकॉज आई सॉ दैट देयर वर 2 क्वेश्चंस व्हिच केम ऑन द चैट। सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिस्कस देम आफ्टर द टॉक इज ओवर। इज दैट ओके? Okay. Yeah, absolutely. Okay. That's fine. Yeah. So the next is an irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome, कॉन्स्टिपेशन उसका एक हिस्सा है, बट काफी लोगों को उसके वजह से स्टमक में या इंटेस्टाइन में पेन रहता है। व्हाट हैपेंस इज बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ डिस्कम्फर्ट, देयर इज पेन, और इट मेक्स यू फील अनकंफर्टेबल ऑल द डे। ऐसा लगता है गैस हो गई है, दर्द हो रहा है, पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वो एक इशू है। बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज, अगर इसके साथ अगर कोई ब्लड जा रहा है, अगर ब्लड जा रहा है स्टूल में, वेट लॉस हो रहा है या दर्द बहुत ज्यादा है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। आईबीएस इज अ बिनाइन प्रॉब्लम, बट अगर उसमें ब्लड जा रहा है या मोशंस एकदम ब्लैक हो रहे हैं, वेट लॉस हो रहा है, देन वी शुड इमीडिएटली वर्कअप, फाइंड आउट कि कोई बीमारी तो अंदर पनप नहीं रही है, कोई ऐसा तकलीफ तो नहीं हो रहा है जो आगे चल के दिक्कत दे हमें। सो इफ इट इज जस्ट अ क्रॉनिक गैस एंड कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग, वी कैन इग्नोर इट, बट इफ इट इज कॉजिंग ब्लड लॉस, हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, वीकनेस हो रही है, दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है, ये रेड फ्लैग साइंस है। ये साइंस को हमें इग्नोर नहीं करना है, एंड दैट इज समथिंग वी नीड टू इमीडिएटली गेट टू द नोटिस ऑफ योर डॉक्टर। क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल एक सिवियर डायरिया का फॉर्म है, खास करके जो बहुत एंटीबायोटिक्स लेते हैं उसमें ये होता है। तो अगर बहुत एंटीबायोटिक्स हम लेते हैं तो डायरिया उसका एक साइड इफेक्ट हो सकता है।
दिस इज अ कोलोनिक डाइवर्टिकुलोसिस। ये बहुत, देयर इज विद द करंट एस्टिमेट 65%, 50% of people above the age of 65 will have this kind of intestine. Intestine में ऐसे होल हो जाते हैं। ये कोई घबराने की बात नहीं है, ये एज रिलेटेड है। जैसे बाल सफेद हो जाते हैं, जैसे आंखों में मोतिया आ जाता है, स्पाइन में चेंजेस आते हैं, वैसे ये इंटेस्टाइन के चेंजेस है। नथिंग टू वरी। बट किसी किसी को इसके वजह से ब्लीडिंग हो सकती है या डाइजेशन वीक हो सकता है। सो दिस इज एन एज रिलेटेड चेंज ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो होल्स हो गए हैं इसको हम कोलोनिक डाइवर्टिक्यूलाई बोलते हैं, और इसके वजह से कभी कभी बहुत पेट में ब्लोटिंग होती है, कभी कभी डायरिया होता है। बट अगर ब्लीडिंग होती है तो दैट इज अ मेजर कॉम्प्लिकेशन। सो अगर ब्लड जा रहा है स्टूल में, तुरंत आपके डॉक्टर को दिखाइए प्लीज। ये जो मैं बता रहा था एंटीबायोटिक से जो डायरिया होता है उसका एक पिक्चर है। अंदर ऐसे छाले हो जाते हैं अंदर जो हमें दिखाई देते हैं, और ये एक कोलोन का कैंसर है। तो अगर ब्लड जा रहा है स्टूल में या ब्लैक कलर का स्टूल हो रहा है, अगेन एंड अगेन आई एम स्ट्रेसिंग दैट पॉइंट, या तो आपका हीमोग्लोबिन कम हो रहा है, पता नहीं चल रहा है, तो स्टूल्स की तरफ ध्यान दीजिए। और अगर स्टूल्स ब्लैक हो रहे हैं तो गेट इट इन्वेस्टिगेटेड। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। Coming to the last 5 minutes, liver disorders in the elderly. I will take 5 minutes here and then we can discuss. So what are the liver disorders? So we spoke about the common problems of the oral cavity, the food pipe, the stomach, the small intestine, then the large intestine. Now coming to the liver. Liver is, as I said, the main metabolic organ. और ऐसे तो कोई एज रिलेटेड चेंज नहीं होता है, बट जैसे सारे ऑर्गन्स डीजनरेट होते हैं वैसे लिवर भी धीरे धीरे एज रिलेटेड डीजनरेट होता है। और जब एज रिलेटेड लिवर डीजनरेट होता है उसके साथ में अगर अल्कोहल, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या तो चर्बी, इसकी मार पड़े लिवर पे तो लिवर की तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। 4 मेन थिंग्स: लॉन्ग स्टैंडिंग अल्कोहल यूज, हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन जो कि एक क्रॉनिक वायरल इन्फेक्शन है जो लिवर को डैमेज करता है, हेपेटाइटिस सी इन्फेक्शन, या तो चर्बी, बहुत सालों का मोटापा या डायबिटीज। A long standing diabetes and obesity causes fat to be deposited on the liver. लिवर पे फैट जमा होता है, और जैसे जैसे हम एज होते हैं वो फैट भी उतने सालों तक लिवर पे जमा रहता है। समझो 30-35 साल की उम्र में हमें मोटापा शुरू होता है और वो वेट हमारा 30-40 सालों तक ज्यादा रहेगा। As we age, that fat is causing degeneration of the liver, और लिवर का काम कम होते जाता है। तो जब हम लोगों को कहते हैं कि वजन कम करना है, अल्कोहल बंद करना है, वो कहेंगे डॉक्टर हमें तो कुछ नहीं हो रहा है, आज कुछ नहीं हो रहा है। बट जब आप 65 के होंगे, 70 के होंगे, तब आपका लिवर जवाब दे देगा। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स वी हैव taken from our younger age into our old age. Younger age में because the liver has that reserve हमें पता नहीं चलता है, बट जैसे हमारी एक एज हो जाती है उसके प्रॉब्लम्स हमें पता चलते हैं और लिवर का काम कम हो जाता है, लिवर फाइब्रोसिस होता है। सो हेपेटाइटिस बी इज अ कॉमन इन्फेक्शन। अगर लिवर के ब्लड टेस्ट आपके अच्छे नहीं है, अबनॉर्मल आ रहे हैं, तो एक बार ये ब्लड चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन हमें कोई साइन नहीं देता है। इट विल बी पिक्ड अप ओनली ऑन अ ब्लड टेस्ट। सेम विथ हेपेटाइटिस सी। अल्कोहलिक लिवर डिजीज वी ऑल नो, जिन्होंने बहुत अपने यंगर एज में काफी अल्कोहल का कंजम्पशन किया है 3 to 4 times a week, तो आगे चल के वो लिवर को अफेक्ट तो करता है, एटलीस्ट मे बी इन से 20% ऑफ पॉपुलेशन। बट जैसे हम एज करते हैं वो दिक्कत बढ़ जाती है। Non-alcoholic fatty liver, I just spoke to you. खास करके we all know that धीरे धीरे India has become the metabolic capital of the world. सबसे ज्यादा मोटापा, सबसे ज्यादा डायबिटीज हमारे देश में है, और वो जब सालों तक रहती है हमारे साथ, हमें ये 40-50 की उम्र में शुरू होती है तो 70 की उम्र तक आते आते काफी लिवर को डैमेज करती है। और इसलिए हमें ये अवेयरनेस रखनी है। इसके वजह से टायर्डनेस आती है, वीकनेस आती है, कभी कभी पैरों में सूजन आती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है हमें ध्यान रखने हैं कि लिवर के इश्यूज डेवलप तो नहीं हो रहे हैं।
लेकिन एक चीज और भी ध्यान रखनी है, जब हम कहते हैं कि मोटापे रिलेटेड प्रॉब्लम आए, ओल्ड एज में हमें बहुत फास्ट वेट लॉस की कोशिश नहीं करनी है, बिकॉज जब हम रैपिड वेट लॉस करते हैं तो वो भी डैमेज करता है लिवर को। सो अगर हमें वेट लॉस भी करना है तो धीरे धीरे करना है, थोड़ा डाइट कंट्रोल रखना है, थोड़ा एक्सरसाइज से करना है, तो इट हैज टू बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस। डोंट go for shortcuts or very fast actions. This will never be useful. So to give you my take home message, elderly population have atypical presentation of disease. Same disease जो younger age में भी होते हैं, but elderly में उसके symptoms कम होते हैं या पता नहीं चलते हैं, और कभी कभी डायग्नोसिस में इसके लिए डिले हो जाता है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें एज रिलेटेड उसको इग्नोर कर देते हैं। अरे ये तो उम्र है, उम्र में ये थोड़ा वीकनेस रहेगा ही है, उम्र है, आपका हीमोग्लोबिन कम होगा ही, और हम बीमारियों को कभी कभी डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं बिकॉज वी एट्रीब्यूट एवरीथिंग टू एज। दैट इज नॉट टू बी डन। अगर आप 3 महीने पहले तक एकदम फिट थे, आपकी उम्र भले ही 80 साल हो, बट अगर आप 3 महीने पहले तक आप फिट थे और 3 महीने में आपको लग रहा है कि वीकनेस आ गई है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है। इट इज नॉट ओनली एज। So the symptoms will be very subtle, symptoms will be very minor at times, and symptoms will be overlapping. डायबिटीज के सिम्टम्स, लिवर की बीमारी के सिम्टम्स, या बैक्टीरिया बढ़ गया उसके सिम्टम्स, सारे कॉमन सिम्टम्स है। वीकनेस आना, कमजोरी लगना, पेट फूल जाना। तो हमें ये नहीं सोचना है कि ये तो डायबिटीज से हो रहा है, ये तो ब्लड प्रेशर से हो रहा है। नहीं, अगर तकलीफ ज्यादा है, अलग है कुछ, 3 महीने में 6 महीने में तकलीफ अलग हो गई है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। एट द सेम टाइम डॉक्टर्स ने भी उसे इग्नोर नहीं करना है। काफी सारी दवाइयां शुरू होती है, वो दवाइयां आपस में इंटरैक्ट करती है, उसके वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। प्लस काफी बीमारियां होने के कारण हम एक बीमारी को एग्रेसिवली ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई बीमारी को ट्रीट करने जाए तो उसकी दवाइयां दूसरे प्रॉब्लम बढ़ा सकती है। सो एज डॉक्टर्स वी ऑल्सो हैव टू कीप दैट इन माइंड, दैट पॉलीफार्मेसी and interactions between the drugs is something which is very common in elderly population. और ये जो पॉलीफार्मेसी, बहुत सारी दवाइयां, बहुत सारी बीमारियों का जो एक कॉम्बिनेशन है, जो एक मिश्रण है, that can sometimes be dangerous. So elderly patients represent a specific population with unique needs in regards to diagnostic and therapeutic approach. So I thank you for the kind attention. And we can now have some questions and we can discuss certain doubts which I'm sure you must be having. As I said, this is not a lecture to teach you everything about gastroenterology. This was a lecture to make you more aware. Yeah, nice. Yeah, so any questions? आपको कैसा लगा लेक्चर? समझ में आया या it was too technical? Yeah, I tried to simplify it, but how was it? Lecture was good and it is very interesting also for our senior people. Thank you. Thank you. It was Very nice. easy to understand. लेक्चर फार सुंदर होतं आणि आमच्यासारख्यांना खूप उपयोगी होतं. चांगलं होतं, खूप छान झालंय. खूप शॉर्ट छान मध्ये सर्वांना हिंदीतून थोडक्यात सगळ्या सांगितलं. गोष्टींची आयडिया आली. हो, मला माझा हिंदीतून सांगतात, तुम्ही हिंदीतून सांगता म्हणून खूप छान वाटतंय. अजून डिटेल कळाले चांगले. थँक्यू. महत्वाच्या टिप्स आम्हाला तुम्ही नमस्कार. दिल्या, धन्यवाद. महत्वाचे इम्पॉर्टंट. सो आता मला एक क्वेश्चन इथे पॉपअप झाला होता की व्हॉट डू यू मीन बाय अ हेल्दी जीआय? उत्तम छान जीआय सिस्टमचे लक्षण काय आहेत? छान लक्षणचे सिस्टम्स हे आहेत की आपल्याला शौच व्यवस्थित होते आहेत 1 किंवा 2 टाइम, पोट साफ होते आहे, पोटाची ब्लोटिंग होत नाहीये, आणि ऍसिडिटी, जळजळ, पोट गच्च होणे किंवा जेवण वर येणे हे सिम्पटम्स नाही होत आहेत, then it is a good healthy GI system. But a healthy GI will be a part of healthy body. जर आपलं शरीर सुदृढ आहे तर जीआय सिस्टम पण सुदृढ राहणार आहे, आणि जर जीआय सिस्टम सुदृढ आहे तर हेल्थ पण सुदृढ राहणार आहे. सो इफ यू आर फीलिंग वीक, जर आपल्याला वीकनेस वाटते, हिमोग्लोबिन कमी होते, तर जीआय प्रॉब्लेम्स पण असू शकतात. कॉन्स्टिपेशन साठी काय करायचं? कॉन्स्टिपेशन साठी
मोस्ट इम्पॉर्टंट इज अ हाय फायबर डायट. जेवणामध्ये फायबरचं कंटेंट खूप छान असलं पाहिजे. इनफॅक्ट आय ऑलवेज टेल माय पेशंट फॉलो अ महाराष्ट्रीयन डायट. जवार इज द बेस्ट सिरियल, बेटर दॅन व्हीट ऍट टाइम्स, कारण की ते थोडंसं लाईट असतं डायजेशनवर. जवार आणि हाय फायबर डायट, पाणी खूप जास्त प्यायचं, पालेभाजी फ्रुट्स जास्त घ्यायचं, हॅव प्रोबायोटिक्स. दही आणि ताक हे असलं पाहिजे, बिकॉज दॅट गिव्स यू प्रोबायोटिक्स, जे आपल्या डायजेशनला फार महत्वाचे असतात. प्रोबायोटिक म्हणजे कुठलं काय? प्रोबायोटिक म्हणजे जे छान बॅक्टेरिया असतात आपल्या पोटामध्ये, मिलियन्स ऑफ बॅक्टेरिया असतात जे आपल्या डायजेशन मध्ये हेल्प करतात. त्याच्यापैकी काही छान बॅक्टेरिया असतात आणि काही वाईट असतात. जे छान बॅक्टेरिया आहे त्याला आपण प्रोबायोटिक्स म्हणतो, आणि ते प्रोबायोटिक्स आपल्या जेवणामध्ये दही, ताक, योगर्ट या सगळ्या वस्तूंमध्ये, फ्रुट्स, व्हेजिटेबल्स याच्यामध्ये जास्त असतं. म्हणून जरी आपण दूध कमी घेतोय तरी दही आणि ताक घेतलं पाहिजे आपण. थँक्यू डॉक्टर. हे घरी केलेल्या दहीमध्ये प्रोबायोटिक असतात ना, बाहेरचे ते अमूल किंवा असले दहीमध्ये नसतो ना प्रोबायोटिक. हा, घरचं विल बी डेफिनेटली बेटर, बट बाहेरचं पण छान असतं. नाव देर इज क्वाईट गुड क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल इज क्वाईट गुड नाव. सो आय थिंक इवन इट इज, बट डेफिनेटली जे घरचं असतं इज अंडर मोर कंट्रोल्ड एन्व्हायरमेंट, इज क्वाईट फ्रेश, सो इट इज बेटर. There was one question about routine liver test काय करायचे जर आपण चेकअपला जातोय. एक लिव्हर प्रोफाईल करायची, लिव्हर फंक्शन टेस्ट, ज्याला आपण लिव्हर प्रोफाईल म्हणतो, आणि त्याच्यासोबत एक इंटरमिटंटली एक पोटाची जर आपण सोनोग्राफी केली तर त्याच्यामध्ये लिव्हरचं स्ट्रक्चर आपल्याला कळेल. ओके. जर लिव्हर फंक्शन्स मध्ये आपल्याला वाटतंय की अबनॉर्मल रिपोर्ट्स येत आहेत तर आपल्याला हेपॅटायटिस बी आणि सी चं चेकअप करायचं. सो दीज आर द सर्टन थिंग्स विच वी नीड टू कीप इन माइंड. एक LFT, लिव्हर प्रोफाईल, आणि पोटाची अल्ट्रासोनोग्राफी. डॉक्टर, कधी कधी रात्री जेवल्यानंतर म्हणजे असं चक्कर आल्यासारखं वाटतं, आणि दुसरी गोष्ट खूप सर्व प्रकारच्या टेस्ट करून झाले, म्हणजे MD कन्सल्टंट झालं, ते हे असतात ना, म्हणजे काय त्यांना म्हणतात ते सिक्रेशन्स वगैरे, जे एन्झो म्हणजे एंडोक्रिनालिस्ट, त्यांच्या सर्व प्रकारच्या टेस्ट झाल्या, पण सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आहेत. तर काही म्हणजे कळत नाही. बरं, रोज नाही येत, अशी मध्ये मध्ये केव्हा तरी येते, म्हणजे वन्स इन अ व्हाईल वगैरे. नाही, वन्स इन अ व्हाईल इट मस्ट बी अ माइंड व्हर्टिगो. त्याला आपण ना पोझिशनल व्हर्टिगो म्हणतो. काय एज रिलेटेड काय होतं ना, जे आपल्या कानाची जे वेस्टिब्युलर सिस्टम असते ना, ती अधूनमधून इरिटेट होते, आणि बिकॉज ऑफ दॅट पोझिशनल काय पोझिशन मध्ये अधूनमधून ते चक्कर येते. दॅट इज व्हॉट वी कॉल एज बिनाइन पोझिशनल व्हर्टिगो. जे तुम्ही सांगतायत ना, मला तसला हा प्रकार वाटतो. कधी कधी काय लोकांना एक रेग्युलर व्हर्टिनची गोळी लागते जस्ट टू कंट्रोल दॅट सिम्पटम. सो as and when required you can take that. That is what offhand I can tell you. But then of course reports, sugars वगैरे सगळे रूल आउट केलं पाहिजे. शुगर्सची फ्लक्च्युएशन होत नाहीये, ब्लड प्रेशरचं फ्लक्च्युएशन होत नाहीये, ते सगळं बघितलं पाहिजे. ब्लड प्रेशरची मेडिसिन्समुळे पण कधी कधी ब्लड प्रेशर डाऊन होतो, अधूनमधून ब्लड प्रेशर वाढतो, तर हे पण वी हॅव टू कीप इन माइंड. सो बट आय थिंक व्हॉट यू आर डिस्क्रायबिंग लुक्स मोर लाईक अ इंटरमिटंट पोझिशनल वर्किंग. ओके. आणि आदर्श जेवणाचे टायमिंग म्हणजे किती गॅप? आदर्श जेवणाचे टायमिंग आहे सकाळी 8 ते 9 मध्ये ब्रेकफास्ट करा, 1 वाजता लंच, 4:30-5 वाजता काहीतरी एक लाईट स्नॅक, आणि 7:30-8 वाजता डिनर. दॅट इज सो ऍट 4 hourly इंटरव्हल्स यू आर हॅव्हिंग. 8 नंतर थोडस रेस्ट द्यायचं. ओके. ढोकळे सर बोलतोय. नमस्कार. नमस्कार. माझे जे पोटाचा भाग आणि छातीचा भागच्या मध्ये जी पोकळी आहे, म्हणजे बॉर्डर आहे, त्या बॉर्डरवर बऱ्याच वेळा सेन्सेशन राहतं असं. आणि दुसरी गोष्ट, मला मसालेदार पदार्थ आणि तिखट खाल्ले की फार त्रास होतो. सर, एकटे खात असणार तुम्ही, म्हणून यू हॅव टू शेअर इट. यू हॅव टू शेअर इट. या घरी जेवायला. No, that is because of hyperacidity, sir. Acidity थोडीशी वाढली ना की ते थोडंसं ते पोटात ऍसिड येते. दुसरं एक असं असू शकतो की एज रिलेटेड थोडं व्हिटॅमिन D डेफिशियन्सी मुळे पण हे जे बोन असतं ना
हे बोन थोडं वीक होऊन जातं आणि त्याच्यामध्ये पेन होऊ शकतो. सो इफ इट इज अ कंटिन्युअस पेन देन इट इज अ बोन पेन. इफ द पेन इज रिलेटेड टू फूड, की खाल्ल्यानंतरच होत आहे किंवा उपाशी पोटीच होत आहे, then it is related to acid. So acid related problem are always related to food. Sometimes it is worsened by food, sometimes it improves with food. But the bone pain or the other pain will be continuous pain. So that is something, just a small point to how to differentiate. Thank you sir. माझा एक मित्र आहे, त्याच्या क्रॉनिक त्याला हे आहे, कॉन्स्टिपेशन आहे, त्याच्या वडिलांना पण होतंय, त्याला पण आहे, त्याच्या मुलीला पण आहे. आणि असं सांगितलं जातं की त्याचे लार्ज इंटेस्टाईनचे मुवमेंट होत नाहीये, जे नॅचरल मुवमेंट व्हायला पाहिजे ते होत नाही. तर हाऊ टू मॅनेज दिस प्रॉब्लेम नाव? सर, जर खूपच जास्त असेल तर the only way is by giving laxatives. Then there is no other way out. But the first thing is drink a lot of water, take a lot of leafy vegetables, salads, fruits. Cereals थोडे छान, मैदा अवॉइड करायचा, जवार and rice is better. गेहूं is also okay, but have more of cereals. आणि तिखट तळलेलं वगैरे कमी. या सगळ्या गोष्टी नंतर ही जर थोडंसं असेल प्रॉब्लेम, then we have to add some amount of isabgol to the at bedtime. Isabgol is a mild form of laxative which can be taken for long term. त्याचे काही साइड इफेक्ट्स होत नाही. आणि त्याच्यानंतरही जर प्रॉब्लेम असेल then we need laxatives. डाउनलोड म्हणून एक लॅक्सेटिव्ह घेतात ते, डाउनलोड. हा, डाउनलोड, येस. इट इज अ लॅक्सेटिव्ह. इफ इट इज वर्किंग इट इज फाईन. इफ इट इज वर्किंग इट इज फाईन. Other thing is exercise. When you exercise, the motility of the organs improve. So that is very important. पण त्यांच्या काय होतं, प्रत्येक लॅक्सेटिव्ह वर्क्स फॉर सम टाइम अँड देन. I agree. That is a problem, sir. We have to keep changing. We have to add laxatives at times. I agree. But we have to treat it with laxatives. Okay, sir. Thank you. What is liver fibrosis? Liver fibrosis means scarring of the liver. काय होतं ना, what happens is basically as the liver function goes down, the healthy structure of the liver starts becoming, it's like when you have a wound on your hand, when it heals with a scar. एक scar बन जाता है. और बार बार जब liver में injury होती है, when it keeps getting injured again and again, then the repeated healing finally leaves a permanent scar. So when it's like, what is that scar? And that scar is what we call as the liver fibrosis. So liver can regenerate, but when liver is being injured again and again, it finally heals with some amount of scarring. And over the years, that scarring can affect the entire liver and cause liver fibrosis. So when you are drinking alcohol, you drink for a week, there is some liver injury, liver will heal. After a month, it will again heal. But every time when it heals, it is causing little scarring. Over the years, when you drink or when you are diabetic or when there is fat in the liver, that scarring will become irreversible and chronic. And that is called as liver fibrosis, which beyond the point is called liver cirrhosis. Sir, how do you gauge when it's fibrosis and when it's so there are subtle ways. One is we do a fibroscan. That is the latest technology now. We have it. I have it at my clinic. It is one of the newer technology where it's like an ultrasound probe that can tell me how much fibrosis is there in the liver. Sir, can I ask you something? Yes, you can. Sir, I'm 58 years old. Yes. And till 4 years back, I was very healthy and I was absolutely fine. Now I have got the irritable bowel syndrome. I'm also under the medication of the reputed gastrologist in Bombay. The problem is lot of gas formation is happening. And as a result, there is a continuous discomfort in the stomach, in the intestine. The 24 hours, the stomach is paining. And especially after going to the toilet, I feel that the stomach has become full of gas. Okay. But the doctor said it is very normal.
and he said you are very healthy. So I'm just taking a medicine prescribed by him. Is there Yeah. any specific suggestions? He says irritable bowel syndrome is not a disease, but it is Yeah. something like a dysfunctioning of the intestine, something like. So I'll explain you. Yeah. So I will not go specific to your case. I think you should follow the treatment of your gastroenterologist. Absolutely. But just to give a little insight into IBS or irritable bowel syndrome. Irritable bowel syndrome means the movement of the intestine has become very slow. That's one. And the intestinal lining has become very, very sensitive. So what happens is, when there is digestion, there is some amount of gas which is produced. Now that gas is not felt by most of us, but those who have IBS, that lining becomes so sensitive that even small increase in gas or acid or undigested food makes you feel tight and it creates pain. And then when there is a lot of gas production, like say bacterial overgrowth is there, when vitamins are deficient, when you have associated diabetes, then that gas production is more. And if your diet is not good, you're not taking a high fiber diet, then again, that gas production is more. So you have to try and reduce the gas production by eating on time, high fiber diet, having vitamins or taking vitamin supplements if required, regular exercise, drinking a lot of water. So the gas production is more. And if the gas, even that little gas can cause the pain, so little bit of pain we have to ignore. Start doing yoga, start doing meditation, because that will improve our tolerance level. Okay, thank you, sir. Yeah, there was one question, difference between IBS and IBD. IBS is irritable bowel syndrome. IBD is inflammatory bowel disease. Inflammatory bowel disease means intestine is swollen, अंदर अल्सर हो गए हैं. तो IBD में कभी कभी स्टूल्स में ब्लड होता है, स्टूल्स ब्लैक होते हैं, पेन बहुत सिवियर होता है, पेन कभी कभी इतना ज्यादा हो जाता है कि पेट पूरा फूल जाता है, यू हैव टू रश टू अ डॉक्टर. IBS का पेन कभी भी इतना सिवियर नहीं होगा, कभी स्टूल्स में ब्लड नहीं होंगे, वेट लॉस नहीं होगा. IBS में कभी भी सिम्टम्स रात में नहीं होंगे. आप सोए हो तो आप सो जाओगे, बट IBD का सिम्टम्स कभी कभी रात में उठ के मोशंस के लिए जाना पड़ता है. तो ये डिफरेंशिएटिंग फीचर्स है. So nothing to worry, no, sir? No, don't worry. I'm sure you are in the hands of a safe gastroenterologist. Don't worry at all. Sir, I have got a problem of passing gas. Although it is harmless, it doesn't have any foul smell, etc. But that causes an embarrassing condition for me. I can't stop it also. Even early morning also I get on empty I stomach. understand. So how to manage that? I think probiotics increase कीजिए sir. Probiotics increase करो आपके डाइट में. Probiotics increase करो and थोड़ा सा है ना पानी ज्यादा पीना है, मोशंस क्लियर होने चाहिए, फाइबर कंटेंट को बढ़ाना है. But I think specific to your I think you should increase the probiotics in your diet. And then of course कभी-कभी taking a probiotic supplements may also help. अच्छा, गरम पानी पीने अपना चाय गरम पीता हूँ और वो ठीक है सर. पानी ऊपर से पीता हूँ, मुंह लगा के नहीं पीता हूँ. उसके कारण कुछ हवा नहीं, उससे कुछ नहीं होगा सर, उससे कुछ नहीं होगा. That is, you can do that. That's fine. And I just wanted to know, stomach ulcers when you get a lot, what are they due to? Is it alcohol? Is it the food? What is it? Okay, number one is acid due to infection, Helicobacter infection, which is common in our country. Number one, that. Number two is medicines, painkillers, aspirin, lot of sometimes these kadas and Ayurvedic supplements. So medicines. Third is alcohol and smoking. And fourth is very irregular diet, a lot of stress. So in that order, infection and acid production, medications, alcohol, smoking, and fourth is stress and diet. Bad diet, too much of stress, not sleeping well. And not having regular hours of eating. Yes. चाय कॉफी ज्यादा पीने से भी होता है क्या? क्या सर? चाय कॉफी ज्यादा पीने से भी हो सकता है? अगर बहुत स्ट्रॉन्ग मसालेदार चाय है और 4-5 हो रही है तो up to 2 is okay. Okay.
I think you've covered a lot today. Yeah, I think. It's been- Well covered. Yeah. I think there was one question that somebody wanted to contact. So I think I can, Mrs. Asha can share the contact, my mobile number. So I'll share the if there's- contact. Yeah, Sir, we'll- one question. How to avoid acidity? Sir, how to avoid acidity? eat on time, not too spicy or oily food, medications only if they are required, only if they are prescribed by doctors. So no stress, so no hurry, no worry, and no curry. So not too much, no, not too spicy curry, not to be in a hurry, rush all the time, wanting to meet deadlines, and no worry. Thank you. But Right. isn't hiatus hernia a problem whereby you actually do have acidity? Yes, because all the acid comes up in the food pipe. So hiatus hernia is an age-related problem which will predispose you to acid coming in the food pipe and you having heartburn. So उसमें acid कम करना पड़ता है दवाइयों से. वो कैसे दवाइयों से? दवाइयों से. Because hiatus hernia is a problem and if it is causing too much of acidity, we have to give medicines. You can't do surgery or anything in that. Surgery is a last resort. If medicines do not work, then surgery. Okay. And like someone was saying, if you have too much acidity continuously for years and years, it can damage and lead to cancer. Is that Yes, but a small risk. So don't worry. Small risk. Okay. वो 1000 में एक को होगा. So don't worry. Okay. And there is a twisting of intestine, they call it. I don't know whether it is small intestine or not, but some urgent operation is required. What is that about? So if there is an perforation of intestine or intestinal obstruction, so that's okay, sir. If there is a severe pain in the abdomen which is unbearable, rush to the doctor. Okay. Or a hospital. Okay. Thank you. Okay. Okay, I think Yeah. we'll wind up here. Yeah. Yes. We just you, Doctor. wanted to thank you very much for giving us your time and for this lovely talk that you've given us. And I think if anyone in future has a few they've missed out on asking you, I will have them posted to you. Yeah, Sure. the questions. Yeah. Sure. Yeah. Thank you very much. Thank you. Pleasure. Your contact details you have to give. You can give, you want me to share or? Yeah, why I'll don't you share it? Yeah. Yes, please. on I the- will share on chat so everyone can see. After finishing Yeah. meeting also, I will keep this chat 5 minutes for everyone to get connected. So people can note down the number. And So they I'll can- give the contact numbers, so you Yeah. can just call them. Yes. Yeah. Yeah, Yeah. that'll be nice. Where is your clinic rather? I have my clinic at Parel and I'm associated with Bombay Hospital. Okay. So you can share it with us now. The number. Yeah. Your telephone number, you'll share? What are you So he's- sharing? he's sharing. These are my mobile, these are my telephone numbers which I'm sharing. I'll Okay. share the clinic number and the personal number and the secretary number. Yeah. So after finishing meeting also, I am keeping this chat open for all to note down the number. Then after 5 minutes only, I'll leave the meeting. So, Okay, yeah. thank you so much. So Thank you very so much. Thank you very much. Thank you. Yeah. And personally, I also want to thank you because टेक्निकल इन्फॉर्मेशन खूप कठीण असते पण ती लोकांना समजेल अशा भाषेत सांगणं इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो लोकांचे प्रश्न खूप कमी झाले याचं कारण की लोकांना एक्झॅक्टली समजलं तुम्ही काय म्हणलात. आय एम रिअली हॅपी फॉर शेअरिंग अ व्हेरी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन बट इन पीपल्स लँग्वेज. सो इट्स रिअली ग्रेट. आय एम रिअली गुड. Thank you. हे पल्लव. येस. Thank you, doctor. Thank you. थँक्यू. Okay. चांगलं वाटतं, गरम होतं. Yeah, it's okay. खूप कंटाळा झालाय. तर हा एक प्रोग्राम बघते ना, एक मीटिंग होती म्हणजे हे पचन संस्था आणि याच्यावर अशी चांगली माहिती सांगितली. थँक्यू. मी हा चॅट मुद्दाम चालू ठेवलाय म्हणजे ज्यांना खूप छान झाली मीटिंग. थँक्यू. ज्यांना हा नंबर लिहून घ्यायचा आहे त्यांना नंबर लिहून घेण्यासाठी म्हणून मी चॅट ओपन ठेवलाय. एक 5 मिनिटं मी ओपन ठेवणार आणि नंतर मीटिंग मी उभं करणार. थँक्यू व्हेरी मच.
या समजले सर्वांना त्याच्यावर नंबर आलेला सगळे नाही खूप मोठ्या नंबर आलेले आला त्याच्याबद्दल तुमचे खूप धन्यवाद. इथे रिॲक्शन म्हणून बटन आहे, त्याच्यावर रिॲक्शन पण तुम्ही पाठवू शकता. नंबर आलेला नाही अजून. नंबर आलेले आहेत, चॅट वरती आहेत. नाहीयेत आहेत नाही दिसत आहे. थांबा सांगतो. डॉक्टरांच्या नंबर वरती जा, म्हणजे तुम्हाला सापडतील. चॅट मध्ये नंबर आलेले नाहीत दामले. डॉक्टर अमित म्हणून आहेत ना, त्यांच्यावरती क्लिक केलं की तिथे आलेले नंबर तुम्हाला दिसतील बघा. बरं, मी तोंडी सांगतो, लिहून घेऊ शकता तुम्ही नंबर. हा घ्या बेटर. येस, सांगू का? 845